Hi everyone, I wish you all a very happy new year. And yesterday I posted my first video that was all about newspaper reading and what is my approach when it comes to newspaper reading. And that is what I will believe is something which gives you the best return on the time that you invest when it comes to newspaper reading. And that also I find as a very ideal approach. So what I discussed in that video, if I have to summarize that in one line, it was about connecting syllabus and PYQs with the newspaper article that you are reading. I have given a demonstration by taking articles and giving a complete approach, my own way of how I read the newspaper, how I connect everything that I have already done. That was my first video. So yesterday I got a question from one of my friends and that was about कि हम कैसे पता करें कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई रिसीव्ड yesterday. कि ठीक है न्यूज़पेपर हमारे सामने आ गया या कुछ भी हमारे सामने आ जाता है तो उसमें हम कैसे पता करें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. इस प्रिपरेशन में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग एंड while reading if you are not able to identify कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आपका बहुत सारा जो टाइम है that a lot of your time gets wasted. तो ये करना है क्या आपको नहीं करना है. एक तो आपके पास लिमिटेड टाइम है इन दिस प्रिपरेशन, बहुत ही कम टाइम है. इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आपके पास 4-5 साल पड़े हुए हैं और आप लगातार इसी प्रिपरेशन में अपना टाइम देते रहिए और उसी में सारा टाइम अपनी सारी ज़िंदगी उसी में निकाल दीजिए. यू ऑल ऑफ योर 20s विल गेट वेस्टेड इन दिस प्रिपरेशन ओनली. नहीं कर सकते हैं आप. तो पिन पॉइंटेड प्रिपरेशन, प्रायोरिटीज़ को सेट करना और एकदम आइडेंटिफाई करना कि हमको किस ट्रैक पे जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस वीडियो basically what I am going to do is will tell you that how to identify those topics with the help of your syllabus. तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो हर आदमी यही एक चीज़ बताता है कि सिलेबस एंड PYQ, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पूरे एग्जामिनेशन के अंदर, सिलेबस एंड PYQ. बात आकर के यहाँ पे रुक जाती है कि अगर सिलेबस इंपॉर्टेंट है और लोग हमको सजेस्ट करते हैं कि सिलेबस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, तो ये हो कैसे, मतलब हम ये चीज़ कैसे करें. हमको जो तरीका पता है वो तो रोट लर्निंग का है कि हम उठ गए और पूरा सिलेबस रोज़ देखेंगे, 4-5 दिन तक लगातार देखते रहेंगे तो हो सकता है शायद याद हो जाए हमको सिलेबस. आई हैव ऑल्सो ट्राइड दिस. आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू रिमेंबर द सिलेबस. आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वुड सी द इंटायर सिलेबस एंड ट्राई टू रिमेंबर. बट आई गारंटी यू आई कैन से दिस टू यू कि नहीं याद हुआ. Even after mugging it n number of times, I could not remember the syllabus. Then, after investing a lot of time in this whole journey, I realized that it's not cramping or it's not rote learning which keeps things in our mind. It is all about कि हम कितने अच्छे से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हैं. सिलेबस हेडर्स को हम कितने अच्छे से इंटरकनेक्ट करते हैं, हाउ वेल वी कनेक्ट द डॉट्स सो दैट दे स्टे इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर दो सिलेबस हेडर्स हैं, अगर हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और अगर इन्हीं दोनों को विद समथिंग एल्स, सम अदर इवेंट ऑफ आवर ओन लाइफ और समथिंग एल्स which is very easy to remember, अगर उससे हमने कनेक्ट कर दिया तो इफ वी रिमेंबर दिस एक्स इवेंट and with this if we are able to connect our syllabus, let's suppose that this is y, then it is very easy to remember our syllabus in a longer run. तो ज़्यादा इस पे नहीं, इस तरीके मतलब ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं इसके ऊपर. मैं सीधा आपको ये करके दिखाता हूँ कि हाउ डिड आई रिमेंबर GS1 सिलेबस. एंड यू विल एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी इजी फॉर योर सेल्फ ऑल्सो कि आपको सिलेबस GS1 का सिलेबस पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ गया है एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट इंटायर सिलेबस. नाउ लेट्स डू इट. So basically it's all about like GS1 syllabus. If you say there is your history, then society, then your art and culture, then your geography. अगर इस ब्रॉडर आपको डिवाइड करना है एंड यू एज एन इंडिविजुअल आपको ये पूरे को कलेक्ट कर लेना है, एक जगह पे कंसोलिडेट कर लेना है.
अभी तक हमने क्या कर रखा है कि इस पूरे पूरे काम को आउटसोर्स करके रख दिया है कि कोई आकर के हमको रटवा के चला जाएगा सिलेबस। कुछ भी आउटसोर्स नहीं करना है, आपको जो करना है अपने मन से करना है। यू हैव टू डेवलप योर ओन वे ऑफ स्टडिंग, योर ओन लॉजिक्स टू मेक दिस इंटायर प्रिपरेशन ईजियर। तो हम चलते हैं अभी सिलेबस की तरफ, एंड दिस इज योर इंटायर सिलेबस ऑफ GS1। तो जो इन्होंने दे रखा है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया कि फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई कंसोलिडेटेड दिस इंटायर सिलेबस एंड देन आई रीऑर्गेनाइज्ड इट। कंसोलिडेशन से मेरा मीनिंग क्या है यहाँ पे? आई फाउंड आउट दैट देयर आर ओवरऑल 12 टॉपिक्स इन दिस इंटायर सिलेबस। आप गिन लेना इसको बैठ करके। सो दिस इज लाइक ओवरऑल आई हैव 12 टॉपिक्स इन दिस इंटायर सिलेबस, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये मुझे पता चल गया। तो जब मैं उसको याद करूंगा ना, तो इवन इफ लाइक आई एम रिमेंबरिंग द इंटायर सिलेबस और उसमें से मैं 10 याद कर पाया या 10 को मैं रिकनेक्ट कर पाया, तो मुझे पता लगेगा कि 2 अभी भी मिसिंग है। तो मे बी आउट ऑफ दैट मैं फाइंड कर लूंगा कि वो 2 कौन से मिसिंग है। देन आई रीऑर्गेनाइज दिस सिलेबस इनटू 3 पार्ट्स, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में ब्रॉडर थीम्स आपके 5 हैं, 5 आपके ब्रॉडर थीम्स हैं आपके हिस्ट्री में। सोसाइटी में 4 ब्रॉडर थीम्स हैं, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर मिलाकर के 5 है, सोसाइटी में 4 एंड ज्योग्राफी में 3 है। काउंट करोगे आप तो टोटल आपको यहाँ पे टोटल 12 टॉपिक्स हैं। अब बाय दिस टाइम, जब तक मैं ये पूरी बात कर रहा हूँ, आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि इस पूरे सिलेबस में एक टॉपिक तो यही है, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। किसका कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन? पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। We consolidated our country and then we reorganized it by like State Reorganization Act। तो एक सिलेबस हेड तो आपको यहीं पे रेडी हो गया ऑन स्पॉट, पोस्ट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं हिस्ट्री के बाकी सिलेबस हेड पे। तो हमको पता चल गया कि हमको करना क्या है, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन किसका? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। सेम थिंग जो हमने अपने सिलेबस के साथ में किया है कि हम पहले उसको पूरा कंसोलिडेट कर लिया, कितने टॉपिक्स में? 12 टॉपिक्स में। फिर उसको हमने रीऑर्गेनाइज करके देखा कि उसमें कौन कौन से ब्रॉडर थीम्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन तो हो रहा है और हमने पता भी है कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हो रहा है। इसका मतलब इसके पहले भी कोई इवेंट हुआ होगा। वो कौन सा इवेंट है आपका? दैट इज, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस है ये, तो इट मीन्स दैट इंडिपेंडेंस, इसके पहले एक फ्रीडम स्ट्रगल हुई होगी और उसमें हम वी वुड हैव ट्राइड टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो अगर आप इसी से पोस्ट इंडिपेंडेंस से कनेक्ट करोगे फ्रीडम स्ट्रगल को, तो आपका नेक्स्ट सिलेबस हेडर आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उस प्रिपरेशन में भी हम देखते हैं कि देयर इज प्रीलिम्स, फिर मेंस है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट दीज आर योर 3 स्टेजेस, प्राइम स्टेजेस ऑफ दिस इंटायर प्रिपरेशन। अब इस अगर जर्नी में, इस पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में, एक ओवरऑल तो ये एक स्ट्रगल है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या किसी भी स्टेट सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए। तो उसमें अगर 3 स्टेजेस हैं तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल भी, अगर यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल, तो यहाँ पे भी स्टेजेस होंगे। कौन कौन से स्टेजेस होंगे वो आपको, जब आप सिलेबस को, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये ब्रॉडर, ये गांधीयन फेज है, पोस्ट गांधी मतलब गांधीयन फेज है। उसके बाद फिर उसके पहले का जो भी इंडिपेंडेंट का स्ट्रगल है वो वाला टाइम है जब कांग्रेस फाउंड हुआ था। तो वो आपका फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी के, तो आपको एक चीज पता है कि ये देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट एंड्स दैट यू आर गेटिंग एज एन एस्पिरेंट। आपको कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है? आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है फ्रॉम यूर वन पर्सन इज यू योरसेल्फ, कि जो खुद पढ़ रहा है, जो सिलेबस को कवर कर रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू कवर दिस इंटायर सिलेबस। Who is the next person that is contributing in your preparation? That is basically your parents. Parents कर क्या रहे हैं? They are giving you money, that is your monetary support, and emotional support. That is again parents are contributors. What are they contributing? Money and emotional support. Next, who is contributing? Your coaching institutes. A lot of coaching institutes provide a lot of material. तो कंट्रीब्यूटर कौन है यहाँ पे? कोचिंग इंस्टीट्यूट। और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? उन जो मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोच करके देखो कि अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन में अगर आपके डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, उनका कंट्रीब्यूशन है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं, अलग अलग जगह से कंट्रीब्यूशन उनके आ रहे हैं।
अब आपको पता चल गया कि स्टेजेस हैं, जैसे हमारे प्रिपरेशन में स्टेजेस, वैसे फ्रीडम स्ट्रगल में स्टेजेस। जैसे हमारी प्रिपरेशन में अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं, वैसे फ्रीडम स्ट्रगल में भी अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं और उनका कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूटर्स कौन है यहाँ पे हमारे आपके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो कंट्रीब्यूटर्स हैं। वर्कर्स हैं, वो कंट्रीब्यूटर्स हैं। पेजेंट्स हैं, वो कंट्रीब्यूटर्स हैं। लैंडलॉर्ड्स का भी अपना रोल रहा होगा। उसी तरीके से जो भी, जैसे एनी बेसेंट हैं, वो बाहर से आई इंडिया में, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके का कंट्रीब्यूटर्स है। अगर कोई लीडर है तो वो लीडरशिप के रोल में है। अगर वर्कर्स पेजेंट्स हैं तो इन्होंने भी स्ट्राइक्स किए हैं, ये पेजेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया है। ट्राइबल्स हैं, उनके भी अलग अलग प्रोटेस्ट रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ये कंट्रीब्यूटर्स हैं और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसको बेसिकली अभी ये डिटेल में पढ़ना, ये आपका काम है कि जब आप सिलेबस को, जब आप टेक्स्ट बुक को रिफर करते हो तो आप ये डीप में पढ़ते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, एक एनालॉजी अगर आपने अपनी प्रिपरेशन से ही ड्रॉ कर ली कि अगर मेरे प्रिपरेशन में स्टेजेस हैं, अगर मेरे प्रिपरेशन में एक स्ट्रगल है, तो फ्रीडम स्ट्रगल भी रहा होगा, वहाँ पे भी अलग अलग स्टेजेस आए होंगे और उसमें भी अलग कंट्रीब्यूटर्स और उनके कंट्रीब्यूशंस रहे होंगे। तो अगर ये आपने इन दोनों को कोरिलेट कर दिया तो आपको इस सेकंड सिलेबस हेडर भी पूरा पूरा प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट अगले सिलेबस हेड पे जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, द इंडियंस वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, तो ये इसका मतलब वी वर स्लेव्स एंड दिस प्रोसेस वुड हैव स्टार्टेड समवेयर। दिस स्टार्टेड इन द मिड ऑफ 18th century, मिड ऑफ 18th century में ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड इंडिया। अब अगर आप कोई भी इशू उठा करके दुनिया में देख लो, कोई भी इशू उठा करके दुनिया में देख लो, तो दीज थ्री थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड। और आप ऐसा बोल सकते हो यही तीन उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेट सपोज अगर अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ पर्सनालिटीज इन्वॉल्व है। कमला हैरिस इन्वॉल्व है वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है, कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं वहां पे। चाइना से रिलेटेड इशू है, टैरिफ से रिलेटेड इशू है, ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं वहां पे। ट्रंप इज मोर ऑफ लाइक ही वांट्स टू पुट अमेरिका फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका फर्स्ट। डेमोक्रेट्स ऑन द अदर साइड दे वर मोर ऑफ एन इंटरनेशनल आउटलुक था उनका, कि सबको साथ में लेकर के चलना था। तो ये अलग अलग इश्यूज हैं वहां पे, पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं। इवेंट्स में आप देख सकते हो रैलीज हो रही हैं उनकी। इवन दो पेंसिल्वेनिया में ट्रम्प गॉट शॉट, तो ये इवेंट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारा फ्रीडम मतलब मिड 18th century से ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया, तो उसके बाद में जो आपका सिलेबस का मेन पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। तो ये बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1857 का मेजर इवेंट है आपका। फिर उसके बाद फिर 1905 में हो रहा है, फिर आपका 1909 में बहुत कुछ हो रहा है, 1919 में हो रहा है, मतलब 1935 में भी हो रहा है, 1937 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है अलग अलग प्रोविंसेस में। तो ये सब तो इवेंट्स ही हैं ना, और इनके साथ में पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इश्यूज भी बहुत सारे ऐसे हैं कि इंडिया में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा, मतलब पीजेंट्स के इश्यूज को कभी कभी एड्रेस नहीं किया गया, कास्ट इश्यूज आ जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे उसमें। तो जैसे आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो अब देखो अगर आप इस तरीके से सोचना चालू करोगे कि मैं किसी भी एक जनरल चीज को देखूंगा, कोई भी ऐसा एक कुछ भी हो रहा होगा, तो उसमें ये तीन चीजें होंगी ही होंगी। कुछ इवेंट्स होंगे उससे रिलेटेड, लॉन्ग टर्म में चलेगा, कुछ पर्सनालिटीज उसके साथ इशू एसोसिएटेड होंगी, और कुछ इश्यूज तो बिना उन इश्यूज के इन एंड अराउंड ये सब बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। तो इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, ये तीन चीजें आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएंगी कि अगर मिड ऑफ 18th century से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ है, तो इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज उसके साथ में रिलेटेड ही हैं। और ये मैं चाहे इलेक्शन, अब एक सिंपल सा देखो, अगर आप अभी ये बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर फार्म प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो इसमें भी नहीं, इसमें क्या है, इश्यूज नहीं है। सबसे पहले तो कुछ ना कुछ इशू रहा होगा, तभी ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ है। उसके बाद में फिर उन इश्यूज से रिलेटेड कुछ पर्सनालिटीज हैं, कुछ मेजर फार्म लीडर्स रहे होंगे। उसके बाद फिर कुछ इवेंट्स हुए होंगे, जैसे कि उन्होंने मतलब रोड्स को ब्लॉक कर दिया। अभी बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ इवेंट्स हुए होंगे, उनके साथ में कुछ पर्सनालिटीज हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जन सुधार से रिलेटेड प्रशांत किशोर हैं, जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे जा रहे हैं। तो ये पर्सनालिटीज है। इशू है कि पेपर लीक हो गया, तो इशू है, पर्सनालिटी है, और इवेंट्स हो रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर्सनालिटीज अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, और इशू जो है वो पेपर लीक का इशू हो गया। फार्म प्रोटेस्ट में वही है, फार्मर्स को ट्रस्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि एमएसपी चला जाएगा, ये एक इशू है। पर्सनालिटीज में आप देखोगे बहुत से ऐसे फेमस
फार्म लीडर्स जो इस टाइम में निकल करके आए, राकेश टिकैत जी का एक नाम है उसमें भी। इवेंट्स उसमें ही वही था कि दे वांटेड टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली, दे वांटेड टू ब्लॉक रोड्स, ब्लॉक ट्रेन्स। तो हमारे जो अगर मिड 18th सेंचुरी के बाद से जब ये सब कुछ चालू हुआ तो उसमें भी अलग अलग यही चीज़ें हैं। तो अगर आपने ये कोरिलेट कर लिया तो आपको याद हो गया। आपने इसके पहले क्या इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल को डिफरेंट स्टेजेस, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन को अपनी प्रिपरेशन के साथ में रिलेट कर लिया, आपको वो भी याद हो गया। यहाँ से आपने देखा कि किसी भी अगर कुछ भी हो रहा तो उसमें ये तीन चीज़ तो होंगी ही होंगी, इवेंट्स होंगे, पर्सनालिटीज और इश्यूज होंगे, आपको ये भी याद हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो ये सब कुछ चालू क्यों हुआ? लाइक वाई दिस फ्रीडम स्ट्रगल, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अगर कॉलोनाइजेशन हो रहा है तो उसके बाद फिर जब ये पूरा स्ट्रगल किसके लिए हो रहा है? डीकॉलोनाइजेशन के लिए हो रहा है। और डीकॉलोनाइजेशन, अब ये वाला जो टॉपिक है लाइक कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू योर वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर इंडिया कॉलोनाइज हुआ तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज तो जो कॉलोनाइज हुई। अगर इंडिया डीकॉलोनाइज हो रहा है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, तो उनका भी फ्रीडम स्ट्रगल चला होगा, वो भी डीकॉलोनाइज हुई होंगी एक टाइम के बाद में। अगर इंडिया के दो पार्ट्स में इंडिया डिवाइड हो जा रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स यहां से गए, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये कंट्रीज में भी रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुई होगी। तो आप अगर देखोगे तो आपको इंडिया का ही पता है, तो ये कुछ ऐसा नहीं होता कि बाकी और कहीं जगह पे कुछ अलग हो रहा है। दिस इज लाइक आइडेंटिफाइंग द पैटर्न कि हमारे यहाँ कुछ हो रहा होगा तो जरूर वैसे ही कुछ और भी जगहों पे हो रहा होगा, तो वहां पे भी आपने कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन। तो दिस वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ अलग नहीं है। इंडिया को अगर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को आपने अच्छे से समझा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड। तो आप देखोगे कॉलोनाइजेशन के बिहाइंड फोर्स क्या था, दैट वाज योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था कि किसी को लग रहा था, जर्मनी को लगा कि हमारी तो कॉलोनीज कम है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको भी एज अ वर्ल्ड पावर बन करके बाहर निकलना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही, मतलब इसी के इन एंड अराउंड बिल्ड हुआ था पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज जर्मनी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। और उसके बाद जो कुछ भी इवेंट्स हुए, तो अगर आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहीं से पता चल जाएगा कि कॉलोनाइजेशन के पीछे जो फोर्स था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था। इस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है। डीकॉलोनाइजेशन तब होना चालू हुआ कि जब ये आइडियोलॉजीज डेवलप हो गई, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब जब आइडियोलॉजीज डेवलप हो गई और जब एक रिनाइसेंस जैसा चलने लगा वर्ल्ड में, कि लोगों को समझ में आने लगा कि उनके राइट्स क्या हैं, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन को देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो वो क्या था, ये जो आइडियोलॉजीज थे वही उनके पीछे का फोर्स था। ये सिर्फ उनको ही नहीं, वहीं पे नहीं सिर्फ उसका इंपैक्ट पड़ा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आइडियोलॉजीज धीरे धीरे करके ट्रैवल हुई हैं और इनका इफेक्ट पड़ा है डीकॉलोनाइजेशन के पूरे प्रोसेस पे। तो अब ये आपको ये समझ में आ गया कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में करना क्या है, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। एक कॉलोनाइजेशन हो गया, कॉलोनाइजेशन के पीछे फोर्स क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसी के प्रोसेस में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है। कॉलोनाइजेशन के बाद डीकॉलोनाइजेशन होगा, डीकॉलोनाइजेशन के टाइम में अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने लोगों को इंस्पायर किया, जिसमें कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, फिर रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, वैसे ही जैसे इंडिया का बॉर्डर इन्होंने रीड्रॉ किया बेस्ड ऑन सर्टेन इश्यूज। तो अब आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री के जो 5 टॉपिक्स थे हमारे पास, 4 टॉपिक हिस्ट्री का और एक आर्ट एंड कल्चर का, वो यहाँ से कवर हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस से हमने चालू किया था बाई लर्निंग दैट रिकॉन्सोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि 4 टॉपिक्स हमने हिस्ट्री के कैसे याद कर लिए अपने दिमाग में, कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल है तो उसको यूपीएससी वाले अपनी प्रिपरेशन जर्नी से को रिलेट कर लिया। फिर हमको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि हम कॉलोनाइज हो गए उसके पहले, फ्रीडम लाइक मिड ऑफ 18th सेंचुरी, तो वहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, पर्सनालिटीज और इशूज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो वर्ल्ड में भी ऐसा बहुत जगहों पे हुआ होगा, तो हमने कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज देख लिया। उसके बाद फिर देखा कि कॉलोनाइजेशन के पीछे फोर्स क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डीकॉलोनाइजेशन के पीछे क्या क्या किन किन चीज़ों ने इंस्पायर किया, those were the like ideologies, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब हम चलते हैं कि हिस्ट्री के 4 टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। तो आउट ऑफ 12 वी हैव ऑलरेडी डन 4 हमारे हो गए, रिमेनिंग 8। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कंसोलिडेट करना है और रीऑर्गेनाइज करना है। अब 8 हमको पता है कि नेक्स्ट एलिफेंट इन द रूम इज योर सोसाइटी। अभी जैसे इस पूरे सिलेबस को हमको एक जगह से स्टार्ट करना और एंड तक लेकर के जाना है, लेकिन हमको लगना चाहिए ये पूरा का पूरा आपस में इंटरकनेक्टेड है। पूरे सिलेबस को जोड़ देना है आपस में, ताकि अगर हमारे दिमाग में एक भी लिंक आए तो उससे हम पूरा का पूरा सिलेबस याद कर लें और पूरा का पूरा हमको धीरे धीरे एक एक डॉट कनेक्ट होता जाए और याद होता जाए।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सोसाइटी का। सोसाइटी में सबसे पहले जो मैं टॉपिक देखूंगा दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली आप देखो, जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब से चालू हुआ होगा, सबसे पहले टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ होगा इंडिया में, जिसको हम मॉडर्न डे ग्लोबलाइजेशन के रूप में देखते हैं, दैट इज व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। दे ब्रॉट देयर लैंग्वेज, दे ब्रॉट देयर क्लोथिंग पैटर्न्स, एवरीथिंग, most of the things they brought in India. English language even today is one of the most visible form of globalization. ये इंडिया में भी एक मतलब बहुत ही लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ हमारी पॉपुलेशन है जो इंग्लिश को प्रीफर करती है एज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। तो अब ये सब कुछ हो रहा है, तो हमें पता है कि अब हमने हिस्ट्री वाले पार्ट को कवर किया, तो हम हिस्ट्री से ही सोसाइटी को अगला पार्ट लेकर सोसाइटी का अगला कवर करेंगे। दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन, दैट इज एन आउटकम ऑफ ब्रिटिश कमिंग टू इंडिया। तो हमारा जो नेक्स्ट हमने जो टच किया वो है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज पे इफेक्ट है, ड्रेसिंग पे इफेक्ट है इंडिया में, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है इंडिया में, इंगेजमेंट्स होती थी। ये क्या मतलब पहले होता था क्या? नहीं होता था। दिस इज ऑल एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी में हम पढ़ते हैं कि आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मतलब दो कल्चर साथ में मिल जाते हैं, उनसे कुछ एक आउटकम निकल के आ रहा है। रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर होता है, ये सब भी है। और जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा काम यहाँ पे है कि ये सिलेबस आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए जब आप इसको पूरे को पढ़ रहे हो और आप इस सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हो। तो हिस्ट्री से जब हम सोसाइटी पे जंप कर रहे हैं तो हम सोसाइटी को एज अ सोल मतलब एज एन आइसोलेटेड टॉपिक नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री से ही कनेक्ट किया उसको। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी पे जब हम इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको देखो, हमने ब्रिटिशर्स से इसको, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो इसको कनेक्ट किया, इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट किया। तो इंडिया में जो सोशल इंपावरमेंट की जर्नी है वो कहाँ से चालू होती है? अगर आप हिस्ट्री इंडिया की देखोगे तो वहीं पे कहीं ना कहीं जब 1829 में जब आ रहा आपका ये सती वाला जब एक्ट लेकर के आ रहे हैं विलियम वेंटिक, तो वहाँ पे वुमेन्स की बात हो रही है, विडो दी मैरिज एक्ट की बात हो रही है। तो सोशल इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वल्नरेबल सेक्शंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली विमेन हो गया, जो कास्ट एक हायरार्की थी इंडिया में, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे इंडिया में, उनके इंपावरमेंट के लिए जो काम हुआ वो भी सोशल इंपावरमेंट का ही काम है। तो सोशल इंपावरमेंट, इस टॉपिक को हमने यहाँ से कनेक्ट किया। अब यही जो टाइम है ब्रिटिशर्स का, इसी टाइम पे सीड्स भी पड़ रही हैं। किस चीज़ की सीड्स पड़ रही हैं? कम्युनलिज्म की सीड पड़ रही है। सबको पता है कि जो आपका 1909 में जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई थी, वहीं से ये चीज़ चालू हुआ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। तो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म के जब बात होती है तो द्रविडियन मूवमेंट आता है इंडिया में। उसके बाद फिर जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, पोस्ट कंसोलिडेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन से आप उसको याद कर सकते हो। वहाँ पे जब वापस से स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया जाता है तो रीजनलिज्म वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और जब कम्युनलिज्म है तो जाहिर सी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेकुलरिज्म को बहुत, हमारा एक यूनिक फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है तो वो भी है। तो कम्युनलिज्म है तो सेकुलरिज्म है, आप साथ में याद कर सकते हो। रीजनलिज्म आपको यहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा, हिस्ट्री वाले पार्ट से आप रीजनलिज्म को कनेक्ट कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन देखा हमने, फिर उसके बाद फिर सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। अब रीजनलिज्म से ही अगला टॉपिक आप कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। रीजनलिज्म है क्यों? बिकॉज देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन इन इंडिया, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स दैट लिव टुगेदर इन इंडिया। दैट इज बेसिकली कि यही डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, कस्टम्स हैं थोड़े डिफरेंट। उसके बाद फिर लोगों के लाइक ड्रेसेस हो गए, कॉस्ट्यूम्स हो गए, वो भी अलग हैं। डांस फॉर्म से बहुत ढेर सारे इंडिया में, मतलब ये डाइवर्सिटी इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर इसी टॉपिक में अब आप देखोगे यहाँ पे, तो हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर कर लिया, ग्लोबलाइजेशन को कवर कर लिया, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म को कवर कर लिया हमने। अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब इसी डाइवर्सिटी के साथ में हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी यहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में क्या क्या है सैलिएंट फीचर्स में। इंडियन सोसाइटी जो है वो मल्टीलिंगुअल है, पैट्रियार्की परसिस्ट करती है इंडियन सोसाइटी में, कास्ट हायरार्की है इंडिया में, ज्वाइंट फैमिली का एक कल्चर है इंडिया के अंदर। अब इसी पैट्रियार्की टॉपिक से, जब सैलिएंट फीचर्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच मेक्स अस यूनिक एज इंडियंस,
जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है बहुत सी जगहों पे नहीं पाया जाता। अगर आप फ्रांस में जाओगे तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो मेजॉरिटी में है, लेकिन इंडिया मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। पैट्रियार्की जितनी डीप रूटेड एशियन, बहुत सारी एशियन कंट्रीज में होगी, उतनी डीप रूटेड बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होगी। तो वो हमारा एक यूनिक फीचर बन जाता है इस तरीके से। कास्ट हायरार्की जिस तरीके से इंडिया में परसिस्ट करती है, बाकी जगहों पे हो सकता है वैसी नहीं परसिस्ट करती है। कुछ कुछ हायरार्कीज हैं, बट ये एक यूनिक फीचर है जो इंडिया एज अ सिविलाइजेशन जिन जिन चीज़ों को अभी भी कैरी कर रही है, जो हमारे सोसाइटी के अंदर डेवलप कर होके आए हैं, जो हमको यूनिक बनाते हैं, दैट इज योर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जब मैंने यहाँ पे पैट्रियार्की का नाम लिया और ऊपर से हमने वापस से सोशल इंपावरमेंट के टाइम पे भी वुमेन्स की बात की थी, तो हाउ विल दे मिस वुमेन एज अ सेपरेट टॉपिक विद इन दिस इंटायर सिलेबस। तो वही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो विमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पूरे सिलेबस का, और आपको एक कॉमन सेंसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक सेपरेट टॉपिक होगा ही होगा हमारे सिलेबस के अंदर, क्योंकि हम पूरे को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो पैट्रियार्की से हमने विमेन को कनेक्ट किया, विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन इस सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। अब आप देखोगे विमेन का रिप्रोडक्टिव रोल होता है बायोलॉजिकली, तो आप उसको पॉपुलेशन से कनेक्ट कर सकते हो। तो सिलेबस में ऑलरेडी पॉपुलेशन एज अ टॉपिक दे रखा है आपका, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। तब जब आप वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ रहे हो तो पॉपुलेशन को आप अपने आप इससे कनेक्ट कर लो कि बिकॉज दे हैव अ रिप्रोडक्टिव रोल, तो सो पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी अनदर टॉपिक विद इन आवर सिलेबस। अगर पॉपुलेशन आप यहाँ से समझ में आ जाता है कि पॉपुलेशन इज अ टॉपिक विद इन आवर सिलेबस, तो पॉवर्टी जाहिर सी बात है। अब लेट्स सपोज देखो, आज जब हम ब्रैग करते हैं किसी के सामने तो हम बोलते हैं कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी, लेकिन जब हम पर कैपिटा की बात करेंगे तो हम टॉप 100 में भी नहीं है, हम उससे भी बाहर हैं। क्यों है ऐसा? बिकॉज वी आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड नेशन, बहुत ही ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन इज समवेयर अ रीजन फॉर आवर ओन पॉवर्टी। मतलब हम जब डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर की बात करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सिलेबस के अंदर डायरेक्टली, तो उसमें पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर ये पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं रही, हेल्दी नहीं रही, अगर इस पॉपुलेशन का स्किल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो ये जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं, दैट विल बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो आप इसका एक नेचुरल एक्सटेंशन मान सकते हो कि अगर पॉपुलेशन है हमारे सिलेबस के अंदर तो पॉवर्टी भी हमारे सिलेबस के अंदर होगा ही होगा। नाउ हमने बात कर ली यहाँ पे पॉपुलेशन की, पॉवर्टी का। पॉवर्टी का सॉल्यूशन क्या है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को आप ऐसे मत लेकर के चलो कि इट इज ऑल अबाउट हैविंग सिटीज। विद सिटीज कम योर इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एजुकेशन मिलता है, बेहतर फैसिलिटीज मिलती है। अगर चाइना में आप देखोगे, दे हैव डन मैसिव अर्बनाइजेशन। यूएस हो गया, बाकी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, अर्बनाइजेशन इज लाइक way more ahead as compared to India and other South Asian countries, because urbanization is a solution of all this. Industrialization and service sector they come with urbanization, तो उसका एक सोल्यूशन है पॉवर्टी का। तो अगर पॉवर्टी है तो उसका नेचुरल एक्सटेंशन आपका अर्बनाइजेशन होना चाहिए। अगर पॉवर्टी एंड एसोसिएटेड इश्यूज हैं आपके सिलेबस में, तो अर्बनाइजेशन के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके रेमेडीज आते हैं। ये सब आपस में कोरिलेटेड है। पॉवर्टी अर्बनाइजेशन से कोरिलेटेड है, अर्बनाइजेशन पॉवर्टी से कोरिलेटेड है, पॉपुलेशन पॉवर्टी से कोरिलेटेड है, पॉवर्टी पॉपुलेशन से कोरिलेटेड है। तो इन सबको अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो आपका सिलेबस अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ अपने दिमाग में इंटरलिंकेजेस बन के बैठ जाएंगे। तो हमने जिन जिन टॉपिक्स को देख लिया इस सिलेबस के अंदर, तो सोसाइटी आपका हो गया यहाँ से। लाइक यू आर डन विद ऑल द 4 टॉपिक्स जो हमने इनिशियली सोसाइटी में सोच के रखा था कि ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं। तो कौन कौन से ब्रॉडली वो 4 टॉपिक्स हैं? वी स्टार्टेड विद ग्लोबलाइजेशन, वी कनेक्टेड ग्लोबलाइजेशन, लाइक नेक्स्ट टॉपिक दैट वी टुक वाज योर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसके बाद फिर हम रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, इस पे आए। और हमने ये वाला टॉपिक भी ऑलरेडी कवर कर लिया था, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो 4 टॉपिक्स हमारे सोसाइटी के थे, 4 टॉपिक्स हमने हिस्ट्री के कवर कर लिए यहाँ से। उसको भी स्टार्टिंग से देखा, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट किया, सोसाइटी के टॉपिक्स को भी आपस में कनेक्ट किया। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में एक वर्ड भी आता है ना, पोस्ट इन कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, आपका दिमाग अपने आप इंटरकनेक्शंस ड्रॉ करते हुए चला जाएगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली रिकॉल द इंटायर सिलेबस, GS1 सिलेबस। नेक्स्ट जो हम लोग टच करेंगे, ओनली 3 टॉपिक्स इन दैट इज योर ज्योग्राफी। ये जितना भी ये सब कुछ हो रहा था, दैट इज योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग, दैट वाज बिकॉज
इंडिया हैज़ सर्टेन जोग्राफिकल एडवांटेजेस। हमारे यहाँ लोग ऐसा बोलते हैं कि यूपी में या फिर दिस गंगेटिक बेल्ट में कि आप कहीं पे भी एक अगर दाना भी फेंक दो तो वहाँ पे भी फसल उग जाती है, बिकॉज वी वर लाइक द लैंड इज़ वेरी वेरी फर्टाइल इन नॉर्दर्न इंडिया। उसके साथ ही बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मतलब अफ्रीका में, इंडिया में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में। अफ्रीका में आप देखो वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो हाउ ऑल ऑफ दिस इज लाइक को रिलेटेड। अब आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सेपरेट कंपार्टमेंट्स में नहीं रखे जा सकते, दे ऑल आर को रिलेटेड। वी गॉट कॉलोनाइज्ड, अफ्रीका गॉट कॉलोनाइज्ड बिकॉज ज्योग्राफी हैज हैड अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इनटू इट। हमारे पास रिसोर्सेज हैं अच्छे खासे, वी वर द प्रॉस्पेरस कंट्री, दे वर ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज वर मिलिटरली पावरफुल, तो आए उन्होंने, दे कॉलोनाइज्ड अस। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ कि हाउ ज्योग्राफी इज को रिलेटेड विद दिस इंटायर टॉपिक, तो जब मैं बोलता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी का, तो योर फिजिकल ज्योग्राफी शुड बी ए पार्ट ऑफ ऑल दिस। माउंटेन्स, रिवर्स, टेक्टोनिक फीचर्स, क्लाइमेट जोन्स। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में सोचते हो तो ये 3-4 चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। फिर हम, जैसे मैंने फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा सा एक्सपैंड किया, आपको बताया कि माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, टेक्टोनिक फीचर्स हैं, क्लाइमेट जोन्स हैं, तो अब इन्हीं टेक्टोनिक फीचर्स से अगर मैं नेक्स्ट चीज़ों को रिलेट कर दूं तो आपको पता चल जाएगा जब तक ये प्लेट्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगी तब तक आपका अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो देखते ही आपको समझ में आता है कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये सब जब भी ये इवेंट होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन होता है, टेक्टोनिक फीचर से ही जनरेट होकर कि ये सारे इवेंट्स होते हैं। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनो हो गया। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमने हिस्ट्री से वहाँ से कोरिलेट करके देखा कि ये चीज़ हमको पता ही होनी चाहिए। फिर फिजिकल ज्योग्राफी को जैसे थोड़ा सा एक्सपैंड किया मैंने, टेक्टोनिक फीचर्स पे देखा, वैसे मुझे अगला टॉपिक पता चल गया, अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो। और जब मैं इसको, और जब क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलता है। अभी लोग बोलते हैं कि अरे लोग, आई मीन दिस इज अ फैक्ट कि अरेबियन सी, the number of cyclones that is originating in Arabian Sea are getting more, like with time they are increasing। तो साइक्लोन और क्लाइमेट आपस में को रिलेटेड है कि मोर आवर एटमॉस्फेयर, मोर ऑफ लाइक आवर ओशंस गेट हीटेड, मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स दैट वी आर गोइंग टू सी। तो यही 4 चीज़ें हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एंड साइक्लोन्स। अगर आप देखो यहाँ पे सिलेबस में तो आपको पता चलेगा कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इसी को हमने एक्सपैंड किया। उसमें से कुछ भी नहीं याद है अगर आपको, तो 2 ही चीज़ें आपको याद करके रखनी है, एक टेक्टोनिक फीचर्स आपको याद रखना है और दूसरा क्लाइमेट याद रखना है आपको। अब ये टेक्टोनिक और क्लाइमेट से ही हमने अगला कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, अर्थक्वेक को, सुनामी को, वॉल्केनिक एक्टिविटी को और साइक्लोन्स को। यही चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे। अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो हम देखते हैं कि एक रिफ्ट वैली जो अफ्रीका में भी बन रही है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से हम देखते हैं ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं। वेनेजुएला में ग्लेशियर्स बचे ही नहीं, बहुत ही कम, शायद एक ही ग्लेशियर वहाँ पे बचा होगा इस टाइम पे, एज न्यूज़ में जो कुछ भी दिखाता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो यहाँ पे दे रखा है चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर सोर्सेज, आइस कैप, फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, तो ये अपने आप तो उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है ना कि अगर क्लाइमेट चेंज होता होगा तो इन्हीं चीज़ों पे असर डाल रहा होगा। लेक्स पे जो लेक्स जो वो श्रिंक हो रही हैं, आपका ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस कैप्स जो हो रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो ये तो इसका लॉजिकल एक्सटेंशन है। तो अगर आपको क्लाइमेट पता है तो उससे तो आप अपने आप इसको, मतलब अगर आप नेक्स्ट स्टेज सोचोगे क्लाइमेट चेंज का मतलब इफेक्ट क्या है, तो अपने आप आपको ये दिमाग में आ जाएगा। रिसोर्सेज की बात मैंने पहले ही कर ली जब मैंने वहाँ से चालू किया था, आपका इसको हिस्ट्री से कनेक्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लाइक दिस इज वेरी वेरी को रिलेटेड। तो ये मैं आपको बताने, मतलब 3 टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद फिर जियोफिजिकल फेनोमेना और उसके बाद फिर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तीनों अपने आप ही कवर हो जाते हैं। तो 3 ज्योग्राफी के, अब हम अगर देखें यहाँ पे तो ज्योग्राफी के 3 टॉपिक्स आपके कवर हो गए, सोसाइटी के आपके कवर हो गए 4 टॉपिक्स, उसके बाद फिर हम अगर देखें हिस्ट्री के आपके 4 टॉपिक्स कवर हो गए, यहाँ पे 11 टॉपिक्स आपके कवर हो गए। एक जो टॉपिक आपका बच रहा है दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर। ये मैंने लास्ट के लिए रखा था जानबूझ के, ताकि आपको मैं बता सकूं कि जिन जिन चीज़ों को आप कभी कभी सोच के चलते हो कि दिस इज समथिंग बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये कैसे याद होगा, दे आर लिटरली वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान होते हैं अगर आप उनको लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप एक लॉजिकल लीप लो अपने प्रिपरेशन में तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आर्ट एंड कल्चर को अगर आप अपने सोचने का नज़रिया ही बदल देते हो,
रटो नहीं आर्ट एंड कल्चर को कि किताबों में जाकर के आर्ट एंड कल्चर नहीं ढूंढना है। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में आर्ट एंड कल्चर को ढूंढते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि आर्ट एंड कल्चर भी सिलेबस का एक हिस्सा है और किस तरीके से उसका पार्ट है सिलेबस का, उसका क्या लॉजिकल एक्सटेंशन है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। रोज खाना खाते हो, दैट इज योर अ पार्ट ऑफ योर कल्चर ओनली। ड्रेस जो पहनते हो वो भी पार्ट है, धोती पहनते हैं लोग, उसके बाद फिर साउथ में वेस्टी पहनते हैं लोग। तो टेम्पल्स में जाते हो आप तो वो भी आपके, अभी राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, दैट इज बेसिकली पंचायतन फॉर्म ऑफ टेम्पल। तो अब नागर स्टाइल में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो टेम्पल में जा ही रहे हो ना आप, तो वो आपके कल्चर का पार्ट ही है एक तरीके से। ड्रेस आप पहन ही रहे हो तो वो भी कल्चर का पार्ट है, फूड भी आपके कल्चर का पार्ट है, बाकी लोगों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो भी उनके कल्चर का पार्ट है। फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो, दिवाली सेलिब्रेट करते हो, आप होली सेलिब्रेट करते हो, आप पोंगल सेलिब्रेट करते हो, ओणम सेलिब्रेट करते हो, लाइक ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। रोज जब हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हो तो व्हाई डोंट यू रिमेंबर इन एग्जाम कि भाई ये हमारे पार्ट है ये कल्चर का, एक तरीके से फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो योर लाइक डांस, म्यूजिक, उसके बाद फिर अमीर खुसरो से आप इसको रिलेट कर लो, मतलब बहुत कुछ है। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड इन सब चीज़ों में तो आपको अपने आप ही समझ जाएगा कि है क्या भाई ये आर्ट एंड कल्चर चीज़। कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब लॉजिकल एक्सटेंशन आपका दिमाग खुद ही आपको बता देगा। आर्किटेक्चर, कहीं पे आप देखोगे वुडन आर्किटेक्चर है, कहीं पे आप देखोगे मतलब रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है। केरला में जाओगे तो वहाँ पे अलग आर्किटेक्चर आपको दिखेगा, हिमाचल में जाओगे तो अलग तरीके का दिखेगा, उसके बाद फिर कश्मीर में जाओगे आप तो वहाँ भी थोड़ा सा अलग दिख सकता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे तो वहाँ अलग दिख सकता है। तो आर्किटेक्चर भी उसका पार्ट होता है। लिटरेचर आपका, यहाँ रामचरितमानस है, उसके बाद फिर तिरुकुरल है वहाँ पे साउथ में आपका, फिर महाराष्ट्र में अलग है आपका, भक्ति आंदोलन से भी बहुत कुछ वहाँ पे लिटरेचर रिलेटेड होता है। तो ये सब तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, डे टू डे लाइफ में आपके हो रहा है। तो आर्ट एंड कल्चर आपका सिलेबस का पार्ट है, वो तो आपको पता ही चल गया। साथ ही साथ में आर्ट एंड कल्चर का जो एक लॉजिकल एक्सटेंशन हो सकता है वो भी आपको पूरा ध्यान हो गया। अब सिंपल सी बात है, मैंने इसको थोड़ा सा लिख दिया, एक टर्म यूज कर लिया टेंजिबल और इंटेंजिबल टाइप की चीजें, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस इंटायर वीडियो इज दिस, यू स्टार्ट थिंकिंग, you start applying your brain, that if you have to remember something, you don't have to mug it up, you have to interconnect things. More you interconnect them, more you connect history with geography, history with society, different things like what has happened in India, that has happened across the world, the more it is going to stay in your mind, the more you will be able to remember this syllabus. Now if you see some article next time, or if you read anything next time, और अगर ये GS1 का सिलेबस पूरा का पूरा आपको अपने दिमाग में है कि you read some article and there is something they are talking about post independence India, like how consolidation has happened, how reorganization has happened, how even today people are demanding for reorganization, creation of new states, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार ये तो अपने सिलेबस का हिस्सा है, इसको मैं आंसर राइटिंग में यूज कर लूंगा, बहुत आसानी से उसको मैं अपने आंसर राइटिंग में यूज करने वाला हूँ। फ्रीडम स्ट्रगल की कहीं पे भी, जैसे किसी लीडर की बर्थ एनिवर्सरी है, उनके बारे में कोई आर्टिकल आ रहा है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के बारे में कुछ आर्टिकल आ रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि यार ये तो फ्रीडम स्ट्रगल हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसमें तो कॉन्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लोगों की, कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, तो वो आपको समझ में आएगा। अब बिरसा मुंडा जी के बारे में बात हो रही है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई इनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करने में। तो आपको वो तुरंत वो सब कुछ पकड़ में आएगा कि ये अपने सिलेबस का हिस्सा है, इसको याद करके चलना है। नहीं भी याद होगा तो बेसिकली आप उसको समझ के रखोगे कि हाँ इसका क्या है एग्जैक्टली, और वो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो। इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, हमेशा राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई एक आर्टिकल आपको दिख जाएगा, कहीं भी दिख सकता है आपको, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आर्टिकल मतलब अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, उस पर कोई शॉर्ट वीडियो आ जाए तो वो सब भी दिख सकता है, पर्सनालिटीज, इश्यूज, इवेंट्स। तो लाइक दिस इज ऑल को रिलेटेड। एंड अब आपको ये चीज समझ में आएगा कि आप कुछ भी पढ़ोगे ना तो GS1 का सिलेबस आपको अपने आंखों के सामने दिखेगा। एक बार मैं इस पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूँ मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर। एंड वंस दिस इज डन गाइज, दैट लाइक लेट मी डू दिस फर्स्ट एंड देन वी विल सी व्हाट नेक्स्ट। सो द first we did is your consolidation and reorganization of the syllabus itself, that is your history, art and culture 5 topics, society 4 topics, geography 3 topics. We consolidated 12 topics, reorganized it into this broader spectrum of 3 subtopics and 5 4 3. Next thing we started with consolidation and reorganization. एक वर्ड हमने पकड़ा
और उसी वर्ड से हम आगे लेकर के चलेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल से को रिलेटेड है, जैसे कि हमारी यूपीएससी की जर्नी है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, सेम चीज़ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में 3 स्टेजेस हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रगल हैं। अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स हैं, हम हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसी तरीके से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं, ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसके बाद फिर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अलग तरीके के। फिर दिस फ्रीडम स्ट्रगल वॉज ऑल इंस्पायर्ड बिकॉज देयर वॉज इन मिड 18th century वी स्टार्टेड टू गेट कॉलोनाइज्ड। तो उस कॉलोनाइजेशन की इंटायर प्रोसेस में देयर वर डिफरेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस। 1857 का रिवॉल्ट है, पर्सनालिटीज उसमें इन्वॉल्व हैं, इशूज अलग अलग चल रहे हैं उनमें। उसके बाद फिर हमने ये बताया कि कुछ भी मतलब अगर आप कहीं भी कुछ भी देख रहे हो ना तो उसमें ये 3 चीज़ें तो होंगी ही होंगी, इवेंट्स होगा, पर्सनालिटीज होंगे और इशू। इन 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अगर आप सोचना चालू करोगे तो वो पूरा का पूरा एक इशू, वो पूरा का पूरा मुद्दा आपको अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो मैंने उसको फार्म प्रोटेस्ट हो गया, बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो गया, यूएस इलेक्शन हो गया, उससे को रिलेट करके बताया। फिर कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन आपके सामने एक्सप्लेन किया कि देखो अगर इंडिया का कॉलोनाइजेशन हो रहा है तो इंडिया का डीकॉलोनाइजेशन हो रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में हमारी भी बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया वापस से, तो उसी तरीके से वर्ल्ड में भी हुआ। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया उन्होंने, डीकॉलोनाइज किया, उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया। कॉलोनाइजेशन के पीछे जो फोर्स था वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 किस तरीके से बीच में होता है। फिर डीकॉलोनाइजेशन के पीछे अलग अलग आइडियोलॉजीज का कॉन्ट्रीब्यूशन था। मैंने बताया आपको कि रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल है, इन सबसे अलग अलग आइडियोलॉजीज निकल करके आई हैं। जॉन मेनार्ड केन्स, इसी सब प्रोसेस कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म से एडम स्मिथ, ये सब यही सब कहीं कहीं ना कहीं को रिलेटेड है आपस में। फिर नेक्स्ट मैंने सोसाइटी की बात की, सोसाइटी को हिस्ट्री से को रिलेट कर दिया कि ब्रिटिशर्स आए तभी से कॉलोनाइजेशन, जब से कॉलोनाइजेशन हुआ तभी से ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ, तभी से इंग्लिश लैंग्वेज को एक प्रेफरेंस मिलने लगी हमारे यहाँ। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ इंग्लिश में छपते थे। आप बाल गंगाधर तिलक जी को ले लीजिए, वहाँ उन्होंने भी जब मराठा और केसरी लिखा तो इसमें से मराठा जो था आपका इंग्लिश में था, केसरी जो था वो मराठी में था आपका। तो वही चीज़ें कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तो तभी से दिख रहा है। कौन सी इंग्लिश हमारी मदर टंग है जो हम उसको यूज़ करेंगे, नहीं ये बाहर से ही आया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो आज भी दिखता है, लैंग्वेज पे दिखता है, आपके ड्रेस पे दिखता है। फिर मैंने ये भी बताया आपको हिस्ट्री से ही आपको कोरिलेट करना और सोशल इंपॉवरमेंट का, विलियम बेंटिक जी का उदाहरण दिया आपको। उसके बाद फिर कैनिंग का है जो भी उन्होंने विडो रीमैरिज वाला पास किया। बीएम मालाबारी जी हैं जो सादा एक्ट है, ये सब सोशल इंपॉवरमेंट उसी टाइम से चल रहा है, कुछ नया नहीं था ये। आज जो हुआ उसके बाद वो और उसका विस्तृत रूप है और उसका एक्सपेंडेबल फॉर्म है। फिर मैंने ये भी बताया कि कम्युनलिज्म के, रीजनलिज्म के, सेकुलरिज्म, ये सब हिस्ट्री से आपको रिलेट कर सकते हो। फिर डाइवर्सिटी के बारे में बात की, इंडिया में किस तरीके से रीजनलिज्म और डाइवर्सिटी को कनेक्ट किया। फिर साइलेंट फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन किया कि यूनिक फीचर्स इंडिया के। उसके बाद फिर उसमें पैट्रियार्की का नाम लिया, पैट्रियार्की से मैं विमेन्स पे गया, विमेन और फिर पॉपुलेशन को रिलेट किया बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव रोल्स। पॉपुलेशन को पॉवर्टी से को रिलेट किया, पॉवर्टी को अर्बनाइजेशन से को रिलेट किया। उसमें भी बताया 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम में फिर भी हम पीछे हैं। अब सोसाइटी भी यहाँ से पूरा कवर हो गया। फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री को रिलेट किया कि जितना ही भी ये स्ट्रगल था ये रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल था। तो उसके बाद फिर उसको फिजिकल ज्योग्राफी से को रिलेट किया कि इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, अफ्रीका के पास रिसोर्सेज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, मिनरल्स हैं हमारे पास। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में टेक्टोनिक फीचर्स भी आते हैं, टेक्टोनिक फीचर से अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो को रिलेट किया। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट की भी बात करते हैं। इंडिया का क्लाइमेट अच्छा था, ट्रॉपिकल जोन में हम, तभी हम इतना अच्छा फर्टिलिटी हमारे सॉइल में और इतना ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता था। तो इन क्लाइमेट जोन्स को हमने क्लाइमेट चेंज से कोरिलेट किया, क्लाइमेट चेंज जो उसको साइक्लोन से कोरिलेट कर लिया। तो अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, वॉल्केनो, ये सब इस सिलेबस का पार्ट है। फिर अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स भी होगा, ये भी हमने देख लिया। फिर नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम जब इनिशियली बात कर रहे थे तो वहाँ से मैंने क्लियर किया कि भाई अगर हम हिस्ट्री से ज्योग्राफी को कोरिलेट कर रहे हैं तो आज भी हमको जानना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आज भी हम देखें तो एक तरीके से अफ्रीका जो है वो चाइना के द्वारा बहुत ही सॉफ्ट कॉलोनाइजेशन चल रहा है, नियो कॉलोनिज्म जिसको बोलते हैं, लेकिन वो हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। तो इंडिया भी अफ्रीका को अभी लेकर के आया इसमें G20 का पार्ट। तो क्या हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें? वी ऑल्सो वांट टू बी क्लोजर टू अफ्रीका, क्योंकि उनके पास मिनरल्स हैं। तो हमको नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे कॉलोनाइजेशन हुआ तो आज नहीं मिनरल्स के लिए रेस है, बिल्कुल है रेस, आज भी है। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन किया कि आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से आप अपना ही दिमाग यूज करके एक लॉजिकल अप्रोच लेकर के अगर आप चलोगे, एक मतलब like if you think then it is way more easier for you to remember. So I have explained GS1 syllabus. Hope after watching this video you will not be like कि मुझे GS1 का syllabus तो याद ही नहीं है. You have to just click
एक ही थॉट अपने इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, वो भी टॉपिक का कंसोलिडेशन नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सिलेबस का कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन, 5 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, 4 सोसाइटी में, 3 ज्योग्राफी में, पूरा का पूरा सिलेबस आपको, मतलब आप सोचोगे ना तो अपने आप आपका दिमाग कनेक्ट करते चला जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपको याद हो जाएगा. थैंक यू गाइज फॉर बीइंग like watching this entire video. I'm really happy that like it may be I think that it is going to benefit you a lot. I'm going to bring videos on all GS2, GS3 and GS4 and in the similar manner so that you remember the topics. Post that I will be trying to cover PYQs so that PYQs भी अगर एक बार दिमाग में आपके बैठ गया तो this will be like a cake walk for you, this mains preparation. And thanks a lot.